एन हो, तो हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको बी नॉट कर सकते हैं, बी नॉट इक्वल टू या बी ए रहने देते हैं, बी नॉट एच हो गया। अब ये समझ गया ना, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड और एच क्या है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो गया, एन आई को कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी इसमें जो नंबर ऑफ टर्न है इसका लेंथ सोलेनोइड है, ये सोलेनोइड, और इसका लेंथ सपोज करो एल लेंथ है, तो ये जो एल है ना टोटल लेंथ में ये कितना टर्न है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, इसको हम स्मॉल एन लिए, तो इसका जितना नंबर ऑफ टर्न इसका बढ़ा देंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसा सब्सटेंस इसके अंदर डालेंगे जिसके अंदर से यदि मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा, समझ गया, यदि मैग्नेटिक फील्ड उससे उस सब्सटेंस से होकर के पास करेगा तो क्या होगा, जिस सब्सटेंस को इसके अंदर रखेंगे वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगा, नहीं तो मैग्नेटाइज होगा उसका मेन, मैग्नेटाइज अधिक से अधिक जल्दी हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा एनआई पे और सब्सटेंस के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। सपोज करो कि इसके अंदर यदि हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रख देंगे तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर देगा, तो मैग्नेटाइज होगा, नहीं होगा मैग्नेटाइज, समझिए। तो ऐसा सब्सटेंस को रखेंगे इसके अंदर जो मैग्नेटाइज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन कर ले, यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू एक्सेप्ट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी जो सब्सटेंस जितना अधिक से अधिक एक्सेप्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर से जाने देगा, वो उतना जल्दी क्या होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन कर लेगा, समझ गया ना। ऐसा सब्सटेंस को रखेंगे, अभी यदि एयर मीडियम है, अब इसके अंदर कोई सब्सटेंस रख देंगे, सपोज करो कि इसके अंदर यदि हम किसी सब्सटेंस को रख देते हैं मैग्नेटिक मटेरियल को, तो इस मटेरियल मीडियम के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगा वो क्या हो गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसके अंदर। अब मैंने मटेरियल मीडियम is inserted inside the solenoid, inside the solenoid, solenoid के अंदर हम एक मटेरियल मीडियम को इंसर्ट कर दिए हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, then net magnetic field inside the solenoid D इक्वल टू हो जाएगा बी नॉट प्लस बी एम, माने पहले जो मैग्नेटिक फील्ड था बी नॉट एच वो तो रहेगा ही, अब ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा मटेरियल मीडियम की वजह से, जो इसके अंदर इंड्यूस हो गया है वो हो जाएगा बी एम, फिर बी एम हो गया इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, समझ गया ना, ये हो गया इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड किस चीज पे डिपेंड करता है, एक फैक्टर है इसके अंदर, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम क्या है मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन पे डिपेंड करता है ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द फैक्टर फिजिकल क्वांटिटी मैग्नेटाइजेशन। अब कहेगा कि ये मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, ये सब जानना, ये सब बेसिक चीज है, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है बता, लिख लिया ना।
मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन हो गया नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है मैग्नेटिक डाइपोल है, उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। यानी मैग्नेटाइजेशन इज द नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम m से डिनोट करते हैं, यानी नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। और मैग्नेटाइजेशन किसी पे डिपेंड करता है तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पे डिपेंड करता है, समझे ना, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। Magnetization depends on magnetic susceptibility। मैग्नेटाइजेशन और ससेप्टिबिलिटी दोनों एक दूसरे के क्या होता है, इसको कहा जाता है, मैं इसको काई से डिनोट करते हैं, इसको कहा जाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटाइजेशन जो है ना, मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो डिपेंड करता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड पे। और इक्वल करने के लिए जो कांस्टेंट लेते हैं ना, और ये बता, ये हमको निकालना है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड किसी पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटाइजेशन पे। यानी इसके अंदर जो सब्सटेंस रखे हैं उस सब्सटेंस के अंदर जितना ज्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैग्नेटाइजेशन पे डिपेंड करेगा। m इज इक्वल टू, इक्वल करने के लिए जो कांस्टेंट लेंगे उसी को कहा जाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो b इक्वल टू क्या होगा, b नॉट इक्वल टू हो गया म्यू नॉट h, इक्वेशन 1 से। bm इक्वल टू हो गया काई इनटू m, हो गया b इक्वल टू हो गया एंड m इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट h। तो b इक्वल टू हो गया म्यू नॉट h प्लस काई इनटू म्यू नॉट h। तो म्यू नॉट कॉमन निकाल लेंगे, h भी कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या होगा 1 प्लस काई h, समझ गया। ये जो यहाँ पर आया है 1 प्लस काई, इसको कहा जाता है क्या चीज, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जो 1 प्लस काई के इक्वल हो गया, समझ गया। इसको मैग्नेटिक रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहा जाता है। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हो गया 1 प्लस काई।
ये हो गया रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी के बीच में रिलेशन हो गया। है समझ में? यानी ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है किस पे डिपेंड करता है? मैग्नेटाइजेशन पे। मैग्नेटाइजेशन मींस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर वॉल्यूम। हाँ, तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो होगा ना बहुत सारा एटम्स होगा, हर एक एटम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उसके कारण होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। समझ गया? अब इसी से प्रूफ होगा। देखो क्या है हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस का मीनिंग क्या होता है? रेंडमनेस इन मैग्नेटाइजेशन, इरेगुलरिटी इन मैग्नेटाइजेशन। समझ गया? मैग्नेटाइजेशन में क्या लैगिंग है? हिस्टेरिसिस का मीनिंग होता है लैगिंग, यानी लैगिंग बिहाइंड मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन में क्या लैगिंग है? देखो लैगिंग यह है कि जो मैथमेटिकली होता है वो रियल में फिजिकली नहीं होता है। ये लैगिंग है यहाँ पर। कैसे? तो देखो बताते हैं। जैसे अभी रिलेशन क्या बताए, B इक्वल टू म्यू नॉट है, होता है ना। मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन ये ना है। देखो मैथमेटिकली सोचो, यदि H का वैल्यू 0 ले लेंगे तो B क्या होगा? 0। मैथमेटिकली होगा ना, H 0 होगा तो B को 0 होना पड़ेगा मैथमेटिकली। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। फिजिकली जो है H0, यदि मैग्नेटाइजिंग फील्ड को 0 कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर 0 नहीं होगा तुरंत एट रैंडम। समझ गया? तो इसी रेंडमनेस को बताया गया है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी से, जिसको रिटेंटिविटी कहा जाता है, कोर्सिविटी कहा जाता है। समझ गया? यदि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर 0 होगा तो H को 0 हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। H 0 होता है तो B 0 नहीं होता है, B 0 होता है तो H 0 नहीं होता है। इसी लैगिंग को कहा जाता है हिस्टेरिसिस, यानी लैगिंग बिहाइंड मैग्नेटिज्म। समझा? लैगिंग बिहाइंड मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। अब इसको हम दिखाते हैं कि ऐसा कब होता है और क्यों होता है। देखो जैसे इसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे पास करेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगा इस तरह से। अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से इधर जा रहा है, इसमें हम बैटरी लगा दिए हैं, तो करंट पास कर रहा है, इधर से करंट जा रहा है, इस कारण से क्या है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। एक यहाँ पे स्विच की है। समझ गया? तो यदि ये की है, इसमें करंट पास आउट हो रहा है, क्योंकि B इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई। लेकिन जब हम ये एन आई क्या है, H है, एकाएक यदि हम स्विच को क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे, स्विच को ऑफ कर देंगे तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? जब ये स्विच को ऑफ करेंगे तो करंट का वैल्यू 0 होगा। समझ में? लेकिन करंट का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अंदर से जो जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो तुरंत 0 नहीं होगा।
कुछ देर तक उसको रखेगा, उसको बचा के, जिसको रिटेंटिविटी कहा जाता है। इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है रिटेंटिविटी, यानी तुरंत जीरो नहीं होगा। यानी करंट जीरो हो जाएगा, इसका मतलब H का वैल्यू जीरो हो जाएगा, लेकिन B का वैल्यू जीरो नहीं होगा। यानी कुछ देर तक ये उसको रिटेन करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। उसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है रिटेंटिविटी। है समझ में? अब देखो बताते हैं। अब करंट का डायरेक्शन किधर है? इधर से इधर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर पास आउट हो रहा है। एट रैंडम हम क्या करेंगे, इसके पोलरिटी को चेंज कर देंगे, बैटरी को घुमा देंगे, ऐसे करेंगे। अब करंट जो इधर से जा रहा था, करंट इधर से जाने लगेगा, इस डायरेक्शन से। ऐसा समझ में? तो मैग्नेटिक फील्ड जो इधर से जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड अब मैग्नेटिक फील्ड इधर से जाना शुरू कर देगा। तो जहां पे दोनों आकर के टकराएगा बीच में, वहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो हो गया, लेकिन इसके अंदर करंट तो इधर से इधर जा रहा है, तो H जीरो नहीं ना होगा। H इक्वल टू Ni होता है, तो करंट इधर से जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जीरो हो गया, लेकिन H का वैल्यू, मैग्नेटाइजिंग फील्ड का वैल्यू जीरो नहीं हुआ। तो इसी को कहा जाता है कोर्सिविटी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? कोर्सिविटी। है समझ में? इसीलिए कोर्सिविटी समझ गया, और रिटेंटिविटी किसको कहेंगे समझ गया। अब देखो, अब इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिस ग्राफ से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को कहा जाता है हिस्टेरेसिस लूप। या BH कर्व उसी का नाम है, या B और H के बीच में कर्व से पूरा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कि मैग्नेटिक फील्ड। देखो, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो किसी सोलेनॉइड से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करता है, तो मैक्सिमम कितना करेगा? करंट का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जिसके बाद यदि हम करंट का वैल्यू बढ़ाएंगे भी, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना कैपेसिटी है उतना ही पास करेगा, उससे अधिक नहीं पास करेगा। तो वो हो गया सैचुरेशन स्टेट, यानी मैक्सिमम वैल्यू होगा। उसके बाद जब हटाएंगे, इसका ग्राफ इस तरह से होगा। मैक्सिमम के बाद इस तरह का कर्व आता है। तो ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया, डी पॉइंट हो गया, ई पॉइंट। देखो यहाँ पर बी पॉइंट पर क्या होगा? देखो एच का वैल्यू जीरो होगा, लेकिन बी का वैल्यू जीरो नहीं होगा। तो या इसीलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा, इसीलिए द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट व्हिच मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज जीरो इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। इसीलिए इस पॉइंट को रिटेंटिविटी कहा जाए। और यहाँ पे क्या होगा कि H का वैल्यू जीरो नहीं होगा, लेकिन B का वैल्यू जीरो होगा। ये हो गया द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एट व्हिच मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो इज कॉल्ड कोर्सिविटी। यही हो गया कोर्सिविटी। अब इसको पढ़ लेना ठीक से, ग्राफ को समझ लिया। हमको कॉलेज पर जाना है, आज मीटिंग है, इसीलिए आज इतना ही रहने देते हैं। एक बार तुम लोग पूरा पढ़ लेना, तुम लोगों के पास पूरा होगा ही लिखा हुआ नोट सब। एक बार पढ़ना, जहां नहीं समझ में आएगा फिर कल पूछ लेना, समझ गया? रिटेंटिविटी सब एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। रिलेशन समझ गया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटिक ससेबिलिटी सारा आ गया। ये सब लिख देना 3 मार्क्स में।
इसमें एक आता है एनर्जी लॉस ड्यू टू हिस्टेरिसिस के कारण एनर्जी लॉस, और बीएच कर्व फॉर एंकर बैलिस्टिक मेथड आता है। वो तो 15 मार्क्स में पूछेगा तब, नहीं तो ज्यादातर उम्मीद है यही सब पूछेगा 5 मार्क्स वाला में। ठीक है तो नहीं रहने